अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन। हेडलाइंस आप जान चुके, शामिल करेंगे तफसीलात। और सबसे पहले आपको बताएं कि CTD से नए मीरपुर खास से दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्वस 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्ज़िमान के कब्जे से जदीद हथियार और दस्ती बम बरामद कर लिए गए हैं। DIG CTD उमर शाहिद के मुताबिक गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक MQM लंदन से है और उन्होंने भारत से दहशतगर्दी की तरबियत हासिल करने का इंकशाफ किया है। गिरफ्तार मुल्ज़िमान का ताल्लुक रॉ नेटवर्क से भी है और मुल्ज़िमान कराची में दहशतगर्दी की संगीन वारदातों में मुलव्वस हैं। अपडेट आपको कर रहे हैं कि CTD से ने मीरपुर खास से दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्वस 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्ज़िमान के कब्जे से जदीद हथियार और दस्ती बम भी बरामद कर लिए गए हैं। DIG CTD उमर शाहिद के मुताबिक गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक MQM लंदन से है और उन्होंने भारत से दहशतगर्दी की तरबियत हासिल करने का भी इंकशाफ किया है। गिरफ्तार मुल्ज़िमान का ताल्लुक रॉ नेटवर्क से भी है और मुल्ज़िमान कराची में दहशतगर्दी की संगीन वारदातों में भी मुलव्वस रहे हैं। DIG CTD उमर शाहिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर MQM लंदन के रॉ से रवाबे समेत अहम इंकशाफात किए गए हैं, जबकि दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस मीरपुर खास में कार्रवाई के नतीजे में वासे जलील और अनीस एडवोकेट के नाम भी सामने आए हैं। तफसीलन जानेंगे, बुरहान मुस्तफा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। बुरहान, तफसीलन आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए चंद हफ्ते कबल CTD सिंध और वफाकी हसास इदारों ने कराची लांडी स्टेशन के करीब कार्रवाई करते हुए 3 दहशतगर्दों को गिरफ़्तार किया था, जिन्होंने अहम इंकशाफात किए और उन इंकशाफात के ऊपर जो है वो गुज़िश्ता शब मीरपुर खास में जो है वो CTD और वफाकी हसास इदारों ने कार्रवाई करते हुए 2 दहशतगर्दों को गिरफ़्तार किया, जिन्होंने ये इंकशाफात किए कि वो भारत से जो है वो तरबियत याफ्ता हैं, जिनका ताल्लुक MQM अल्ताफ़ ग्रुप से है। 6 रुकनी टीम थी अल्ताफ़ हुसैन की, और जिसके बाद जो है वो उन दहशतगर्दों ने ये इंकशाफात सामने आए कि उन्होंने जो तरबियत हासिल की थी, उनके जो सरगुना थे वो अनीस एडवोकेट थे और वासे जलील थे। जो इनका इंडिया में जो उन्होंने तरबियत हासिल की उसका पूरा ख़र्चा अनीस एडवोकेट और वासे जलील ने उठाया था। जबकि ये बात भी सामने आई कि इन 2 दहशतगर्दों ने वहाँ पे ऊँट की सवारी सीखी, जिसके बाद वहाँ पे असला, बारूदी मवाद और दस्ती बम किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है वहाँ उनको वो ट्रेनिंग दी गई। जबकि गुज़िश्ता रात जब कार्रवाई की गई तो उनसे भारी मिकदार में जो है वो गोलियां और बारूदी मवाद जो है वो बरामद हुआ है। जबकि DIG CTD उमर शाहिद का ये भी कहना था कि इन गिरफ़्तार मुल्ज़िमान ने अहम इंकशाफात ये किए कि 1958 से लेकर 2002 तक जो है वो अनीस एडवोकेट और वासे जलील जो है एक सिस्टम चला रहे थे, जो यहाँ से कारकुनान का 90 में इंटरव्यू लेते थे और उनको भारत भेजते थे। वहाँ उनको तरबियत दिलवाई जाती थी कि किस तरीके से जो है वो दहशतगर्दी करनी है, उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो माइंड बनाना था। उनको वहाँ पे मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ाई गई, जिसके बाद जो है वो अहम इंकशाफात के बाद उनको गिरफ़्तार किया गया है। जबकि अनीस एडवोकेट को जो है वो DIG बताते हैं कि मज़ीद 1 से 2 रोज़ में उनको वापसी तलब किया जाएगा। उनसे पिछले बार भी जो है वो कुछ सवालात पूछे गए थे, जिनके बाद उनका मोबाइल जो है वो ज़ब्त कर लिया गया था, उनका पासपोर्ट ज़ब्त कर लिया गया था और उनके जो बैंक अकाउंट से उनकी डिटेल जो है वो हासिल करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब जो है ये बताया जा रहा है कि 1 से 2 रोज़ में अनीस एडवोकेट को एक बार फिर तलब किया जाएगा। जबकि अहम कारकुनान के नाम भी सामने आए, जिसमें साबका APMSO के जो चेयरमैन है उनका नाम भी सामने आया और दीगर फ़ारूक सत्तार का भी इंटरव्यू लिया गया था। जबकि DIG ईस्ट ये कहते हैं कि फ़ारूक सत्तार से जो सवालात पूछे गए थे अभी तक उनके सवालात के जवाबात हमने लिख लिए। अब मज़ीद जो है वो फ़ारूक सत्तार को फिलवक्त जो है वो तलब नहीं किया जाएगा, लेकिन 1 से 2 रोज़ में अनीस एडवोकेट को एक बार फिर तलब किया जाएगा। जबकि वो अंदरूने सिंध और बाहर जो है वो सफ़र भी नहीं कर सकते, उन पर कड़ी निगरानी रखी गई है। और ये इंकशाफात भी सामने आए थे कि जो गिरफ्तार मुल्ज़िमान हैं उन्होंने कराची का कनेक्शन सामने आया हो। इससे पहले भी हमने देखा है कि इस किस्म की खबरें मंजरियाम पर आती रही हैं। अब DIG CTD साहब का आगे का लाहे अमल क्या होगा? जी बिल्कुल, DIG CTD से जब सवालात किए गए तो उनका कहना था कि इनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयों का सिलसिला अभी भी तेज़ है और मुख्तलिफ़ इंकशाफात जो गिरफ़्तार MQM लंदन के कारकुनान थे जिनको गिरफ़्तार किया गया था उन्होंने इंकशाफात किए थे और उनके इंकशाफात के साथ ही जो है वो मज़ीद मुल्ज़िमानों को गिरफ़्तार किया गया है। बल्कि इस वक्त भी कराची शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में CTD और हसास इदारों की कार्रवाइयाँ जारी हैं। जबकि बताया गया था कि चंद हफ्ते कबल ही जो 3 दहशतगर्द गिरफ़्तार किए थे उनकी इंकशाफात के बाद गुज़िश्ता शब मीरपुर खास में कार्रवाई की गई, वहाँ से 2 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल से आगाह करने के लिए।
DIG CTD उमर शाहिद की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि हमारे पास अनीस एडवोकेट के खिलाफ मजीद शवाहिद मौजूद हैं। अनीस एडवोकेट के पास अंदरून सिंध के लड़कों को अस्करी तरबियत देने के लिए पड़ोसी मुल्क भेजने का टास्क था। अनीस एडवोकेट को मजीद 1 से 2 रोज़ में बुलाया जाएगा, जबकि उन्हें मुल्क ना छोड़ने की हिदायत भी कर दी गई हैं। वासिफ जलील की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल को खत लिखा जाएगा। गिरफ्तारी करना और किस टाइम पर करना, जैसे मैंने कहा, ये तफ्तीशी अफसर का प्रोगेटिव होता है। जब हम समझेंगे कि हमारे पास अनीस एडवोकेट इस वक्त ना मुल्क से जा सकते हैं ना कोई और वो कर सकते हैं, तो इसलिए हम समझते हैं कि जब हमारे पास अपने हवाले से मवाद मुकम्मल होगा और एक ऐसा केस होगा जो कि चालान शुदा केस हो, तो हम उनकी गिरफ्तारी के लिए मूव करेंगे। महमूद सिद्दीकी साहब का APMSO के सदर रहे हैं और इस वक्त इंडिया में होते हैं, और बेसिकली जो MQM, अब जाहिर बात है जो MQM लंदन है वो, और जो रॉ का काइंड ऑफ आपस की जो मैनेजमेंट या नेक्सस है ना, उनके की फोकल पर्सन महमूद सिद्दीकी हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा ना कि फारूक सत्तार साहब को बिल्कुल हमने बुलाया था, कुछ सवाल ऐसे थे जिनकी हम वजाहत चाह रहे थे उनसे, वो वजाहत हमें मिल गई थी। फिल वक्त इस वक्त हमारे पास उनके लिए कोई मजीद सवालात नहीं है। अभी खबर शामिल करते हैं पेशावर से, जहां के इलाके चमकनी में फंदू रोड पर रात का अफसोसनाक वाकया पेश आया। सफात कातिलों ने एक ही खानदान के 7 अफराद को अबदी नींद सुला दिया। मरने वालों में 4 बच्चे और 2 खवातीन भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक वाकया पेश आया जिसका मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश का आगाज भी हो गया है, जबकि 4 अफराद को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक वाकया जायदाद के तनाज़े के नतीजे में पेश आया। मुल्जिमान की तलाश के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। पेशावर ही के इलाके वर्स्टिक रोड पर नामालूम कार सवारों की फायरिंग से 2 भाई मौके पर ही जाँ बहक हो गए। कत्ल का अफसोसनाक वाकया ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना है। वाकये के फौरी बाद मुसल्लह अफराद फरार हो गए। पुलिस ने जाए वक़्वा पर पहुंचकर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। जाए हादसा से खाली खौल भी मिले हैं। CCTV फुटेज की मदद से मजीद तहकीकात जारी हैं। खबर शामिल करेंगे कोयटा से, जहां CTD का ऑपरेशन देखने में आया। फायरिंग के तबादले में मुबैना दहशतगर्द हलाक हो गया। दहशतगर्द की शनाख्त कलअदम तंजीम के अहम रुकन के तौर पर सामने आई। सरियाब के इलाके गौहराबाद में होने वाले ऑपरेशन में मुबैना दहशतगर्द के जेर इस्तेमाल असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। दहशतगर्द लसानी टारगेट किलिंग और फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस था। ऑपरेशन के दौरान मुबैना दहशतगर्द की जानिब से फायरिंग और दस्ती बम से धमाका किया गया, जिससे CTD के 2 एहलकार जख्मी हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान का एक बार फिर अमेरिका को अड्डे देने से इनकार। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जंग के दौरान बहुत नुकसान उठाया। अमेरिकी इनखला के बाद हम किसी भी तनाज़े में पड़ने से गुरेज करेंगे। वज़ीर आज़म का अमेरिकी अखबार में शाया मज़मून में अफगानिस्तान में सियासी अमन अमल के लिए कोशिशें जारी रखने का अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमेरिका का अमन में पार्टनर बनने के लिए तैयार है। अमेरिकी इनखला के बाद हम किसी भी तनाज़े में पड़ने से गुरेज करेंगे। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट को लिखे गए मज़मून में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जंग के दौरान बहुत नुकसान उठाया। अमेरिका ने पाकिस्तान को $20 अरब इमदाद फराहम की। पाकिस्तान की मईशत को $150 अरब का नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म ने अपने मज़मून में अफगानिस्तान में सियासी अमन के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने मज़मून में मज़ीद कहा कि अमेरिका के साथ शामिल होने के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर आई। ड्रोन हमलों के बाद अवाम में अमेरिका के खिलाफ नफरत पैदा हुई और दहशतगर्द ग्रुप उभरे। पाकिस्तान ने पहले ही अफगान जंग में बहुत नुकसान बर्दाश्त किया। अब पाकिस्तान एक और जंग का मुतहम्मल नहीं हो सकता। इमरान खान ने अपने मज़मून में अफगानिस्तान में अमल की हिमायत करते हुए कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान का अफगानिस्तान में एक ही हदफ है और वो सियासी अमन है, जिसके लिए कोशिशें जारी रहेंगी। और वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो गया है। इजलास में मुल्क की मौशी और सियासी सूरत हाल समेत मुल्क भर में वैक्सीनेशन के अमल का भी जायजा लिया जाएगा। वफाकी काबीना सरकारी इमलाक के एवज डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सकूक बॉन्ड्स जारी करने की मंजूरी देगी। वफाकी काबीना को बैंकों की जानिब से मुआफ किए गए कर्जों पर रिपोर्ट भी पेश की जाएगी।
सिंध हुकूमत टैक्स हदफ ही अबूर नहीं कर सकी। बिलावल जरदारी को टैक्स से नहीं सिंध को मिलने वाले पैसे से मतलब था। मामले खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी को निशाने पर रख लिया। कहा सबको पता है कि सिंध को जब वफाक से पैसा मिलता था तो वो कहाँ खर्च होता था। सिंध से पैसा अयान अली के जरिए बैरून मुल्क जाता था। सिंध को जो पैसा मिलता उसका इस्तेमाल गैर ज़रूरी निजी दौरों के लिए होता था। शहबाज गिल ने कहा कि सिंध हुकूमत ने एक एक रुपये का हिसाब देना पड़ेगा। के टैक्स का बिलावल जरदारी साहब को फिक्र क्या है? वो फिक्र ये है जो भी टैक्स कलेक्ट होता है फेडरल गवर्नमेंट में उसका 57.5% सूबों को आना होता है और सूबों को अवाम के नाम पे आना होता है 18वीं तरमीम के बाद। लेकिन यहां पर तो आपको पता है कि जिस एयरपोर्ट से हम आते जाते हैं वहां पर एक अयान अली एक्सप्रेस नाम की फ्लाइट चलती थी। वो फ्लाइट आती थी खाली बैग, लेकिन जाती थी वो पैसे भर के। तो आपको एक एक रुपया मिलता है उसका आप जवाब दे हैं, वो अवाम के टैक्स पेयर का पैसा है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि हुकूमत बलोचिस्तान और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। अपोजिशन अरकान ने हुकूमती वफ़द के सामने 2 शराइत रखी हैं। अपोजिशन अरकान ने कहा कि हुकूमत FIR से डरे या फिर मुकदमात पर हमें जेल भेज दे। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान का कहना है कि अपोजिशन के दोनों शराइत और पैगाम वज़ीर आला को पहुँचाएंगे। मीर ज़ियाउल्लाह डांगू का मज़ीद कहना था कि कोशिश है कि बातचीत के जरिए मामले को हल किया जाए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ शुगर स्कैंडल तहकीकात के लिए काफिले की सूरत में FIA लाहौर दफ्तर पहुंच गए। ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं वहां मौजूद अपने नुमाइंदे वहीद गुज्जर से। वहीद गुज्जर, आगाह कीजिएगा कारकुनों की तादाद कितनी मौजूद है? जी बिल्कुल, देखें कारकुनान तो काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जो है इनको आज FIA की जानिब से 11 बजे तलब किया गया था चीनी स्कैंडल के हवाले से। और जबकि शहबाज शरीफ जो है अभी कुछ देर पहले यहाँ पर पहुँचे हैं और जो है 4 से 5 जो सवालात जो है मियाँ शहबाज शरीफ को दिए गए थे उनके जवाबात जो है इन्वेस्टिगेशन टीम जो है FIA की वो इस वक्त ले रही है। और ज़रा का ये भी कहना है कि अगर इसके अलावा कोई सवालात किए जाते हैं तो शहबाज शरीफ की जानिब से वक्त मांगा जाएगा। और बताते चलूँ कि सुबह जब ये अपने घर से निकले हैं 10:30 बजे के करीब तो कारकुनान की बड़ी तादाद इनके साथ मौजूद थी। और FIA बिल्डिंग के बाहर भी जो है काफ़ी बड़ी तादाद में कारकुनान की इस वक्त तादाद मौजूद है। शहबाज शरीफ जो है अंदर इस वक्त FIA तहकीकाती टीम को जो है अपनी इंक्वायरी के हवाले से पेश हो चुके हैं। अभी कुछ ही देर बाद जो है इंक्वायरी मुकम्मल होगी तो बाहर आएंगे। मगर ये बताया जा रहा है कि आज जो है चीनी स्कैंडल के हवाले से 11 बजे जब तलब किया गया था तो शहबाज शरीफ जो है वो कुछ लेट हो गए क्योंकि रास्ते में कारकुनान जो है काफ़ी बड़ी तादाद पे मौजूद थे। और सवाल जो एक्स्ट्रा जो किए जाए इस हवाले से बताया जा रहा है कि उसके लिए टाइम मांगा जाएगा। मगर इस वक्त जो है कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम हैं। पूरे रोड को जो है बैरियर लगा कर जो बंद किया गया, किसी भी मुतलका गैर मुश्तबा शख्स को जो है इस बिल्डिंग के करीब आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इस वक्त शहबाज शरीफ जो है FIA के अंदर जो है तहकीकाती जो टीम है उनके सामने जो है रूबरू जो पेश हो चुके हैं। अपने जो सवाल जो FIA ने इनको जो थमाए थे उनके जवाब इस वक्त दिए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया वहीद गुजर तफसीलन आगाह करने के लिए। और अभी आपको बताएं कि पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सूबाई सदर उस्मान काकड़ की लाश का जिना अस्पताल में पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है। इब्तदाई रिपोर्ट में बताया गया है कि उस्मान काकड़ के जिस्म पर कोई तशद्दुद या जिस्मानी जख्म के निशानात नहीं पाए गए, जबकि इब्तदाई मुआयने में मौत की वजह ब्रेन हैमरेज बताया गया है। कराची मैयत से कोयटा रवाना कर दी गई है। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के अहम रहनुमा सेनेटर उस्मान काकड़ की नमाज जनाजा बाग जिना में JUI के अल्लामा राशिद सुमरो की इमामत में अदा की गई। मैयत कोयटा के लिए रवाना कर दी गई है। उस्मान काकड़ की मौत कैसे हुई? जिना अस्पताल में उस्मान काकड़ का पोस्टमार्टम किया गया। इब्तिदाई रिपोर्ट में बताया गया कि उस्मान काकड़ के जिस्म पर कोई तशद्दुद या जिस्मानी जख्म के निशानात नहीं पाए गए, जबकि इब्तिदाई मुआयने में मौत की वजह ब्रेन हैमरेज सामने आई है। केमिकल और पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी से आने के बाद वजह पोस्टमार्टम की हतमी रिपोर्ट में मौत का हतमी तौर पर तयन हो सकेगा। उस्मान खान काकड़ चंद रोज पहले घर में गिरकर मुबैना तौर पर जख्मी हुए थे और कोयटा के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। पार्टी क़यादत की हिदायत पर उस्मान काकड़ को कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने उस्मान काकड़ की मौत की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है।
اور اب کچھ بات کرتے ہیں کورونا وائرس کے حوالے سے. آپ کو بتائیں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے مزید 27 مریض انتقال کر گئے. ملک بھر میں کورونا سے اموات کی مجموعی تعداد 22,034 ہو گئی ہے. NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 663 نئے مریض سامنے آئے ہیں. 24 گھنٹے میں 29,017 کورونا کے ٹیسٹ کیے گئے. ملک میں کورونا کے مثبت مریضوں کی شرح 1.69% رہی. اور کراچی کے ایکسپو سینٹر میں صرف سائنو فارم اور سائنو ویک موجود ہے. کینسائنو اور ایسٹرازینیکا موجود نہ ہونے سے ویکسین لگوانے کے لیے آنے والے افراد پریشانی کا شکار ہیں. تفصیلاً بات کرتے ہیں. شارکا کمال وہاں موجود ہیں. شارکا بتائیے گا عوام کو کتنی تعداد میں آج آپ وہاں پر موجود پا رہی ہیں اور ویکسین کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، ایکسپو سینٹر میں جو ہے اس وقت صرف 2 ہی ویکسینز دستیاب ہیں، سائنو فارم اور سائنو ویک. سائنو فارم کی بھی ڈوزز کافی کم ہے جس کی وجہ سے صرف اس کی دوسری ڈوز لگائی جا رہی ہے، جبکہ سائنو ویک کی دونوں ڈوزز ہیں. جبکہ جو ایسٹرازینیکا 1 ڈوز جو کینسینو ہے معمر افراد کے لیے رکھی گئی تھی وہ بھی اس وقت یہاں دستیاب نہیں ہے. بیرون ملک جانے والوں کے لیے جو ایسٹرازینیکا ہے وہ بھی دستیاب نہیں ہے. جو افراد یہاں پہ آ رہے ہیں انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مایوس لوٹ رہے ہیں. جبکہ آج کی اگر ہم بات کریں تو آج ایکسپو سینٹر میں ہم نے کافی کم رش دیکھا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ویکسین سے اویلیبل نہیں ہے. صبح کے اوقات میں یہاں پہ کافی رش ہوتا ہے، لائن لگی ہوتی ہے، لیکن ویکسین ہی نہیں ہوتی تو لوگ واپس چلے آتے ہیں. آج جو ہے وہ ایکسپو سینٹر میں کافی کم رش ہے، بہت کم لوگ یہاں پہ موجود ہیں، لیکن جو ان کا یہی کہنے ہے وہ یہاں آتے ہیں. شکریہ آپ کا اپڈیٹس کے لیے. اوورسیز پاکستانی ویکسین نہ لگنے کی وجہ سے اسلام آباد F9 ماس ویکسینیشن سینٹر کے باہر سراپا احتجاج ہے. مظاہرین نے روڈ بھی بلاک کر دیا ہے. مظاہرین کا کہنا ہے کہ ہمارے ویزے ختم ہونے والے ہیں، نوکریوں پر واپس کیسے جائیں گے؟ جب تک ہمیں ویکسین نہیں لگائی جاتی گھر نہیں جائیں گے. اس حوالے سے آپ کو مزید بتا رہی ہیں آفتاب جہاں. بالکل، جیسے کہ بیرون ملک سفر کرنے والے پاکستانی اوورسیز جو ہے ان کے لیے یہ لازمی قرار دیا گیا تھا کہ ان کو ایسٹرازینیکا ویکسین جو ہے وہ لگانی پڑے گی، تبھی اس کے بعد جو ہے ان کو سرٹیفکیٹ ملے گا. ملک بھر میں جو ہے ایسٹرازینیکا ویکسین جو ہے وہ کم پڑ گیا ہے، جس کے باعث F9 ماس ویکسینیشن سینٹر جو ہے اس کے باہر اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے. ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کے ویزے جو ہے وہ ایکسپائر ہو چکے ہیں، کام پہ واپس بھی جانا ہے. میرے ساتھ یہاں پہ اوورسیز پاکستانی بھی موجود ہے، ان سے ہم جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے. سر بتائیے گا، ویکسین جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، آپ لوگ یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم کو ویکسین چاہیے. 3 دن سے ادھر گھوم رہے ہیں، ویکسین نہیں لگا رہے. کل صبح لگایا ہے، آج نہیں لگا رہے. کچھ آدمی کو لگایا، کچھ آدمی کو نہیں لگایا. ہمارا ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے. جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے، کیونکہ ابھی یہاں پہ ایک معاہدہ یہ بھی طے ہونے لگا تھا کہ جن کے ویزا جو ہے 1 مہینے بعد ایکسپائر ہو رہے ہیں یا جن کے ابھی 2-3 دن میں ایکسپائر ہونے، ان کو ویکسین جو کچھ ویکسین ہے وہ ان کو لگائی جائے گی، تاکہ جن لوگوں کے ویزا ایکسپائر ہو رہے ہیں وہ آسانی سے جو ہے بیرون ملک سفر کر سکے. لیکن یہاں پہ جو لوگ ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ یہاں پہ F9 ماس ویکسینیشن سینٹر کے باہر سراپا احتجاج ہے. جی مفسر قرآن معروف عالم دین علامہ طالب جوہری کو ان دوستوں سے بچھڑے 1 برس بیت گیا. ان کی منطق، فلسفے، تفاسیر قرآن اور تاریخ پر مبنی خطبات آج بھی سامعین کو یاد ہیں. 2 جملے سنو، مجھے اجازت دے دو، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. علامہ طالب جوہری 27 اگست 1929 کو بھارت کی ریاست بہار کے شہر پٹنہ میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم اپنے والد بزرگوار عالم دین مصطفیٰ جوہر سے حاصل کی اور اعلیٰ مذہبی تعلیم کے لیے عراق کے شہر نجف اشرف تشریف لے گئے. نجف میں طالب جوہری آیت اللہ العظمی سید ابو القاسم الخوئی کے زیر انتظام حوزہ میں داخل ہوئے، جہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی. علامہ طالب جوہری آیت اللہ شہید باقر الصدر کے شاگرد رہے. وہ عراق کے مجتہد آیت اللہ العظمی سید علی سیستانی کے ہم جماعت تھے، اگرچہ آیت اللہ سیستانی ان سے کچھ بڑے ہیں. وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ. علامہ طالب جوہری پاکستان کے ان علماء اکرام میں شامل تھے جن کی مجالس ہر مکتبہ فکر کے افراد کے لیے دلچسپی اور عقیدت کا باعث تھی. پاکستان ٹیلی ویژن پر محرم الحرام کی مجلس شام غریبہ سے کئی دہائیوں تک علامہ طالب جوہری خطاب کرتے رہے. اور صدق و حق، اس موضوع کو جسٹیفائی کرنے کے لیے میں نے سورہ بنی اسرائیل کی 2 مسلسل آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا.
علامہ طالب جوہری کی تصانیف اور تالیف میں سہ حدیث کربلا، نظام حیات انسانی، علامت ظہور امام مہدی اور شاعری کی کتب میں حرف نمو، پس آفاق، شاخ صدا شامل ہیں۔ اتنی نعمتیں پانے کے باوجود انسانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ سے جھگڑنے کے لیے تیار ہیں، نہ ان کے پاس علم ہے، نہ ہدایت ہے، نہ کتاب ہے۔ ان کے خطابات کا موضوع احکام خدا کی پیروی، اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حب اہل بیت ہوا کرتا تھا۔ 22 جون 2020 طویل علالت کے بعد کراچی کے نجی اسپتال میں 81 برس کی عمر میں علامہ طالب جوہری نے انتقال کیا۔ ان کی آخری آرام گاہ کراچی رضویہ سوسائٹی میں ان کی لائبریری کے احاطے میں ہی قائم ہے۔ دو جملے سنو، مجھے اجازت دے دو، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ بین الاقوامی خبروں میں آپ کو بتائیں کہ نو منتخب ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات اہمیت کے حامل ہیں۔ پڑوسی ممالک سے تعلقات ہماری ترجیح ہوں گے، ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں کہ ایران اور سعودیہ میں سفارت خانے کھولے جائیں۔ نو منتخب ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے دو ٹوک اعلان کرتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات نہیں کروں گا۔ سعودی دارالحکومت ریاض کی جیل سے 65 پاکستانیوں کو رہا کر دیا گیا۔ سعودی عرب میں مقیم پاکستانی سفیر بلال اکبر کے مطابق ریاض جیل میں زیر حراست 65 افراد کو خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی خصوصی ہدایت پر رہا کیا گیا ہے۔ آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ بالائی سندھ اور شمال مشرقی بلوچستان میں موسم شدید گرم رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گلگت بلتستان، کشمیر اور اس سے ملحقہ علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ کھیلوں کی خبروں میں آپ کو بتائیں کہ پاکستان سپر لیگ 6 کا سپر فائنل کون کھیلے گا۔ میگا ایونٹ کے پلے آف مرحلے کے سنسنی خیز ٹاکرے جاری ہیں۔ گزشتہ روز پشاور زلمی نے دفاعی چیمپئن کراچی کنگز کو 5 وکٹوں سے ہرا کر لیگ سے باہر کر دیا۔ تیسرے پلے آف میں آج اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی آپس میں ٹکرائیں گے۔ میچ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9 بجے شروع ہوگا۔ جیتنے والی ٹیم فائنل میں جمعرات کو ملتان سلطانز کا سامنا کرے گی۔ کرکٹ پنڈتوں نے آج کے میچ کا فائنل سے بھی زیادہ اہم قرار دے دیا ہے۔ ماہرین نے آج کی فاتح ٹیم کو PSL 6 کا چیمپئن بننے کا امکان ظاہر کر رہے ہیں۔ معروف قوال امجد صابری کو مداحوں سے بچھڑے 5 برس بیت گئے۔ انہوں نے باقاعدہ قوالی کا آغاز کلام تاجدار حرم سے کیا۔ امجد صابری نے بھارت، نیپال، امریکہ، لندن سمیت 17 سے زائد ممالک میں پرفارمنس دی۔ ان کا سحر طاری کر دینے والی آواز میں قوالیاں ذہنوں میں اب بھی تازہ ہیں۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ کچھ دیر میں لوٹیں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے GTV۔